Can you all see the presentation? Yes, ma'am. Okay, so today we'll start with theories of intergroup relations. Ma'am, I wanted to ask something. Hello? Yeah, am I audible? Sorry? Ma'am, am I audible? Yes, you are audible, but थोड़ा सा time लग रहा है समझने में, but you are audible. Okay. Yeah. How about this, ma'am? Is it okay now? Yeah, it is fine. Okay. मैम अभी जो रिजल्ट आया था नेट हाँ. जीआरएफ का, तो उसमें मैंने ये लास्ट दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था. तो मैम कट ऑफ वाज वे हाई, बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है इसकी. तो लास्ट टाइम भी हाई गई थी. इतनी हाई? हाँ, लास्ट टाइम भी हाई थी और इस बार भी दोनों बार हाई हुई है. बिकॉज एट बोथ द टाइम्स पेपर वाज वेरी वेरी इजी, तो इट वाज ऑलरेडी एस्टिमेटेड कि कट ऑफ हाई जाने वाली है. Okay. So that was the reason. पेपर जितना आसान आता है कट ऑफ उतनी हाई जाती है. अच्छा, लेकिन पहले तो 160s में लाइक इन 2020 और 2021 लाइक 160s 170s तक जाती हाँ, थी. हमेशा इतनी जाती थी. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आर गिविंग. ओके. तो अगर वो डिफिकल्टी लेवल मेंटेन रहता है तो कट ऑफ डेफिनेटली लो होएगी जैसे पहले होती थी. बट अगर एग्जाम बहुत इजी होता है तो दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग इट करेक्टली. ओके. सो हाई चली जाती है. I scored 164 out of 300. And I guess cutoff was 210. Yeah, it was 210 for net and 236 for GRF. हाँ. Okay, fine, ma'am. Thanks. Okay, so that means there is अभी scope of improvement. And I guess आपके स्कोर से इतना भी क्लियर होता है कि ऐसा भी नहीं है that you are lacking behind. थोड़ा सा बस channelized effort चाहिए to fetch those marks, to fill the gap. मैम और ग्रुप में और किसी ने भी अटेम्प्ट दिया था क्या? I don't know exactly, but आंचल ने दिया था शायद. Yes, ma'am. आंचल कैसा रहा? मैम 62% रहा मेरा रिजल्ट. 62%. Yes, ma'am. अच्छा, तो ग्रैंड टोटल कितना था ये? 186. 168? Yes. 186. 186, sorry. 186. ओके, मतलब चांसेस हैं, थोड़ा और मेहनत करके आगे निकल सकते हो आप लोग. Okay, ma'am. Your guidance and support is required, ma'am. हाँ जी. Ma'am, your guidance and support is required. Yeah, that's what I'm trying to do, but मतलब इतना जरूर है, मुझे आप लोगों का स्कोर देख के यही लग रहा है कि it can be done at your end. मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा. Your scores are very much positive आप दोनों के ही, तो little bit more effort, directed efforts, and it will pay off. Yeah, hopefully. Anshul, if you are interested, can we do group study? अगर आप agree हो तो. जी बिल्कुल. Is it okay now, ma'am? We share exchange numbers and all. हाँ, sure. Okay. ठीक है. मैं connect करती हूँ अंशुल से after this class. Okay. Thank you. Okay, then let us start with the class. So today we'll cover all the theories. We are starting from social identity theory. So as the name suggests, it is about social identity. That means how we recognize ourselves socially. हम क्या perceive करते हैं खुद को socially, or whether we perceive oneself individually, because we all have that kind of identity with self or society. या तो हम खुद के साथ आइडेंटिफाई करते हैं या हम सोसाइटी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? सो इट इज ऑन अ कॉन्टिन्यूम ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड द सोसाइटल आइडेंटिटी. वी चूज दैट आवर पोजीशन ऑन दैट कॉन्टिन्यूम. ठीक है. सो
self concept, that is our sense of who we are, contain not just a personal identity but also a social identity. So you can see personal identity is my definition of self. मैं कैसे, अगर मैं आपसे पूछती हूँ who are you, तो you may start defining yourself by saying like I'm a psychology student and I'm preparing for NET. ठीक है, तो this is how you identify yourself. Or someone may say I am a daughter of so and so and belong to this state. तो वो भी आपकी एक आइडेंटिटी का पार्ट है. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ. ठीक है, वहां से आपका सोशल आइडेंटिटी पता चलता है. दैट यू कैटेगराइज योरसेल्फ सोशली. अगर मुझसे पूछा जाए हु एम आई और मैं बोलूं कि दैट आई एम एन इंडियन, मैंने वहां पे खुद को कैटेगराइज कर दिया है दैट आई एम एन इंडियन, आई बिलोंग टू दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया. ओके, और मैंने खुद को अलग कर दिया किससे, बाकी यूरोपियन कंट्री से या किसी भी और देश से मैंने खुद को अलग कर दिया एट द मोमेंट आई से आई एम एन इंडियन. ठीक है, तो मेरे लिए इन ग्रुप जितने इंडियंस हैं वो मेरे ग्रुप का पार्ट है और जितने इंडिया से बाहर के लोग हैं वो आउट ग्रुप का पार्ट है मेरे लिए. ओके, एंड वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर बिटवीन द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. इन ग्रुप आउट ग्रुप समझते हो आप लोग? यस मैम. ओके, सो वी ऑलवेज like keep comparing in group और out group members के बीच हम comparison करते हैं. और जब in group members के साथ हम identify करते हैं और हमें कुछ conflicts नहीं होते हैं तो हम अपनी social identity के साथ satisfied रहते हैं. ठीक है, लेकिन जब हमें बाहर का ग्रुप ज्यादा अच्छा लगता है, मैं कहूँ कि नहीं नहीं मुझे ना यूएस से ज्यादा पसंद है, इंडिया में क्या रखा है, राइट? तो आई एम फेवरिंग द आउट ग्रुप पीपल, राइट? इन ग्रुप से ज्यादा मुझे आउट ग्रुप अच्छा लग रहा है अभी, तो आई विल बी डिससैटिस्फाइड विद माय सोशल आइडेंटिटी, क्योंकि मेरी सोशल आइडेंटिटी इंडियन है बट आई एम फेवरिंग आउट ग्रुप अभी, तो मैं अपनी सोशल आइडेंटिटी से डिससैटिस्फाइड होगी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. So this theory proposes that prejudice emerges through three processes. Prejudice का क्या मतलब होता है? What is prejudice? Type of discrimination. Sorry? Type of discrimination. हाँ, तो prejudice के बाद actually आता है, right? When we have prejudice, biased beliefs, है ना? And उसके बाद discrimination comes in our behavior. Okay, so how this actually happens? Again, वही similar thing. When we categorize, number one is categorization. जैसे अभी मैंने example दिया था, मैंने उसको categorize करा that I am an Indian. ठीक है, and actually we find it useful. हम जब खुद को एक category में डालते हैं ना, जैसे कि हम बोले we all are women, तो we have categorized ourselves that we all are women, right? Then we identify. So we try to associate ourselves with certain groups and gain self-esteem by doing so. तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए ट्रांसजेंडर का ग्रुप होता है, they join it so that they can gain self-esteem, right? So that they can have better social identification. They feel that they are something. Society में एक recognition मिलता है उनको, right? So they join that kind of group. Then we compare. So then we start comparing our group with other group, in group with out group. ठीक है, और ज्यादातर हमारा बायस जो होता है वो अपने ग्रुप के टूवर्ड्स रहता है, यानी कि फेवरेबल बायस हम मेंटेन करते हैं, अपना ग्रुप में सब अच्छे लगेंगे हमें. ठीक है, या कुछ भी हो तो हम, कोई भी इशू हो तो हम उसमें दूसरे ग्रुप का गलती ढूंढेंगे और अपने ग्रुप की लिए एक्सक्यूज दे देंगे, राइट? सो इट हैपेंस बेसिकली ना, हम अपने ही ग्रुप की तरफ बायस रहते हैं, राइट? इसके लिए भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी वो अटैक हुआ था ना, विच वन, दैट एनकाउंटर, इफ यू गाइस नो. Yes, yes. पता है ना सबको. तो वहां पे बड़े सारे कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आए, तो उसमें जो कुछ ग्रुप्स हैं जो इन ग्रुप है
that belong to particular religious community, तो उन लोगों ने कुछ अपने इन ग्रुप फेवरेबल स्टेटमेंट दिए that this was not good. ऐसा नहीं होना चाहिए था. Why? Because they are giving biased statement because of that in group thing, only that in group religiosity thing, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Making sense now? Yeah. Yeah. ठीक है. बट अगर वो उनकी पर्टिकुलर रिलीजियोसिटी कम्युनिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता ना, तो ऐसा शायद नहीं होता फिर, राइट? तो इट डिपेंड्स, वो हम किस चीज को इन ग्रुप मानते हैं, किस चीज को आउट ग्रुप मानते हैं, उसके हिसाब से वी मेक डिसीजंस, वी क्रिएट बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, बिकॉज वी टेंड्स टू कंपेयर. As I said earlier, starting में ही, we depend on, like this theory depends on where we are on the personal versus social identity continuum. ठीक है, पर्सनल वर्सेस सोशल आइडेंटिटी, कौन से कॉन्टिन्यूम में हम लाई करते हैं. सो इफ वी कैटेगराइज आवरसेल्फ, पर्सनल आइडेंटिटी, व्हाट इज हैपनिंग, nature of comparison made is here intra-group. Intra-group is within the group. Okay, and we are saying different from in-group members. Okay, so I was saying ये पर्सनल आइडेंटिटी है, दिस इज इंट्रा ग्रुप. विद इन द ग्रुप कंपैरिजन हमारा चल रहा है. ठीक है, और मुझे लगता है मैं किसी एक ग्रुप में हूँ और उस ग्रुप में रहकर भी मुझे लगता है आई एम यूनिक, मतलब आई हैव स्पेशल क्वालिटीज एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स. ठीक है, उससे मैं थोड़ा अलग हूँ, राइट? तो माय एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ इज एज एन इंडिविजुअल. यहाँ पे मैं पर्सनल आइडेंटिटी पे ज्यादा लाई कर रही हूँ. बट इन केस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, इंटर ग्रुप कंपैरिजन, यानी कि इंटर ग्रुप मतलब बिटवीन द टू डिफरेंट ग्रुप्स, और मुझे लग रहा है कि मैं आउट ग्रुप मेंबर से अलग हूँ, है ना? जैसे मैंने बोला आई एम डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियंस, आई एम एन इंडियन एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियंस. तो मैंने कहा मैं आउट ग्रुप मेंबर से अलग हूँ. इसका मतलब आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, दैट इज सोशल आइडेंटिटी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Any doubt to anyone? मैम, पर्सनल आइडेंटिटी है मतलब जब हम इन ग्रुप के मेंबर से अपने आप को अलग कर रहे हैं, और सोशल हाँ. आइडेंटिटी है जब हम आउट ग्रुप से अपने आप को अलग कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. एक बार मैम इसका पूरा एक संक्षिप्त में आप ओवरव्यू दे दो दोबारा. इसका हम बात कर रहे हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, हम कैसे खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, जब हम बात कर रहे थे पर्सनल आइडेंटिटी की, तो व्हेन वी कंसिडर आवरसेल्फ एज यूनिक इंडिविजुअल्स, आप फैमिली में हो, ठीक है, फैमिली ऑल मतलब हमारा फैमिली काम करता है ना, एक पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी, राइट? बट स्टिल यू फील दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर इन ग्रुप मेंबर्स, whosoever people are in their group. आपकी सोच अलग है, आपका तौर तरीके अलग है, यू फील यू आर डिफरेंट, आपको मैचिंग फील नहीं होता है वहां पे. ठीक है, वहां पे आपका पर्सनल आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. लेकिन when it comes to social identity and you are comparing with other groups, you are part of one group. जैसे हमने खुद बोला हम फीमेल्स हैं, राइट, विमेन है, and we identify ourselves as women and we consider men as an out group. ठीक है, तो हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे और हम बोलेंगे हम अलग हैं, मेन अलग हैं. तो वी आर हैविंग अ सोशल आइडेंटिटी हियर. वी आर आइडेंटिफाइंग मोर आवरसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप. एक ग्रुप के साथ हम ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं रेदर देन सेल्फ के साथ. Okay. Are you getting this thing? Yes, ma'am.
Is it fine with everyone? Yeah. Hello. Yes, Yes, ma'am. आगे आगे बढ़े. Yes. Then we have relative deprivation theory. This is very easy. The word itself suggests relative deprivation. यानी कि it is more of actual or perceived lack of resources required to maintain the quality of life. अब क्या होता है, when you feel, suppose in a family, in a group family, joint family में आप लोग हो, और joint family में भी everyone has different sources of income. सब लोग एक जैसा नहीं कमाते हैं, ठीक है, सबका सैलरी भी अलग अलग होता है. At times होता है ना, किसी एक फैमिली यूनिट जो है विद इन अ जॉइंट फैमिली, किसी एक जो फैमिली यूनिट है वहां पे वो बच्चा फील करे यार मेरे पास ये नहीं है, वहां पे है, चाचा चाची के पास है या ताया ताऊ जी के पास है, वहां पे मेरे पास नहीं है, उधर है कजन्स के पास है और ये मेरे पास नहीं है, राइट? Like, yeah, someone in the family have a big huge car and you have a chotu car, although you all part of a same family. So there is a kind of relative deprivation. Are you getting this thing? There is perceived lack of resources. क्यों? Because आप comparison कर रहे हो, relative deprivation है. अगर आप actually खुद को compare करो किसी उस इंसान के पास जिसके पास कार ही नहीं है, right? Are you getting this thing? Yes, ma'am. So it is relative in nature. मतलब कोई चीज आपके पास है and I am saying कि यार आपके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है. That is relative deprivation. या मेरे पास कम है वो चीज, मुझे लग रहा है, as compared to you, I am comparing it with you, और मुझे लग रहा है कि ये रिसोर्सेज कुछ कम हो रहे हैं मेरे पास. ठीक है? So relative deprivation is a feeling that you generally worse off than the people you associate with and compare yourself to. तो इसमें ये जानने के लिए important है, relative deprivation सिर्फ तब होता है when you belong yourself to a group of individual. जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, राइट, एंड वो अपने पीयर्स के साथ खुद को कंपेयर करते हैं बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू वन सिंगल ग्रुप, दे ऑल बिलोंग टू वन सिंगल स्कूल, वन सिंगल क्लासरूम. अब उनको ये लगता है सब कुछ एक जैसा होना चाहिए उनके पास, बट होता नहीं है ऐसा. वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको लगता है ये चीज मेरे पास नहीं है उसके पास है. वहां पर रिलेटिव डेप्रिवेशन की फीलिंग आती है बिकॉज दे एसोसिएट विद ईच अदर एंड दे कंपेयर विद ईच अदर. आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझ में आ रहा है ये? Yes, ma'am. ओके. सो अगेन एग्जाम्पल में भी वही दिया इन्होंने, कार वाला एग्जाम्पल, दैट यू कैन अफोर्ड अ कॉम्पैक्ट इकोनॉमी कार बट योर को-वर्कर हैज अ सिडान, फैंसी लग्जरी सिडान कार. तो यहाँ पे यू मे फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड, राइट? देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट है दैट इज एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन थियरी. एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन का मतलब है व्हेन यू डोंट एक्चुअली हैव दोस कंडीशंस. मतलब कार ही नहीं है आपके पास, छोटी कार होना अलग बात है, बट आपका सैलरी इतना है ही नहीं कि दैट यू कैन अफोर्ड अ कार. एंड आज के टाइम में इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेसिक नीड की होना चाहिए, कोई तो व्हीकल होना चाहिए, एंड यू कांट अफोर्ड एनी वन ऑफ देम, राइट? तो या फूड स्कार्सिटी है, शेल्टर है, तो दैट इज एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन. वो जो हम पॉवर्टी वाली बात करते हैं जब एक्चुअली रिसोर्सेज की कमी होती है, दैट इज एब्सोल्यूट. Although as a part of your social psychology, only relative deprivation theory is there in your syllabus because this associates with the group. जब आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हो तब रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है. एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन में ग्रुप का रोल है ही नहीं बिकॉज दिस इज रियलिटी. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज, हाँ जी, In relative poverty, we compare with more or less same people.
I can't hear you. अभी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलना। मैम मैं कह रही हूँ रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपैरिजन ग्रुप में करते हैं जो हमसे मोर और लेस इक्वल है। राइट, दैट इज ऑल अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी ना। यस, ओके ओके ओके। सो दिस इज एब्सोल्यूट अगेन, जहाँ पे एक्चुअली पॉवर्टी है, लैक ऑफ इनकम टू सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लैक ऑफ इनकम not universal in nature, may or may not exist in country, increase in income control, ये इसके measures हैं। जब उसको गैप फिल करने के लिए आपकी इनकम बढ़ाई जाती है या एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और पॉवर्टी लाइन का रेफरेंस इसमें होता है। it is all related to poverty, absolute वाला ना। relative वाला, this concept was given by Professor Peter Townsend. It is a situation where people are deprived of their customary living standard of society in which they live. ठीक है, तो you have a society, you have a standard of living, but still you feel like compare, और उनके पास तो ये है और हमारे पास ये नहीं है ना। उनके घर में 4 कमरे, हमारे घर में 3 कमरे हैं, that kind of thing. Okay, और ये यूनिवर्सल इन नेचर है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल कंट्री, हर जगह मिलेगा ये आपको। Reduction in gap between rich and poor or a more equal distribution of income will reduce relative poverty. इसमें और कुछ खास नहीं है। Then you have realist conflict theory. So again, it is a conflict theory. What happened here? यहाँ पे भी हम ग्रुप्स की बात करते हैं, इंटर ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करते हैं। इंटर ग्रुप मतलब बिटवीन द ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप के बीच की बात है। अब क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं जब हमारे पास, और ग्रुप्स होते हैं, तो क्या होता है, कंपटीशन जनरेट होता है और गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कंपटीशन होते थे ना टीम में, स्कूल में तो क्या बोलते हैं, बनाते नहीं है कलर वाइज, ब्लू टीम, रेड टीम, या कुछ नाम रख देते हैं टीम्स के, प्रॉपर टीम होती थी और उनके बीच कंपटीशन होता था स्कूल टाइम में। यस मैम। ठीक है, तो दे आर टॉकिंग इन दैट सेंस कि जब आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, या इन जनरल अगर मैं सोसाइटी के लेवल पे बात करूं, जब आप खुद को किसी ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, तब भी ये होता है। सपोज आप शॉपिंग पे गए हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे गए हो, कोई और अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे आया है, और देयर इज सम सेल और समथिंग गोइंग ऑन, और कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है वहां पे। अब या तो आप ले लोगे पहले, या कोई और पहले ले लेगा, ठीक है, अदरवाइज वो सामान खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या आती है हमारी, नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन बिटवीन द 2 ग्रुप्स, और आप कोशिश करोगे सारा सामान बटोरने की, वरना आपको क्या लगेगा, अरे यार ये इतना अच्छा है, पीस किसी और ने उठा लिया तो पता चले आपने देखा छोड़ा, इतने में किसी और ने ले लिया, फिर पहुंच गए किसी और से लड़ने, अरे ये तो पहले मैंने उठाया था। ये वाली फाइट्स देखी है मॉल्स में होती हुई? यस मैम, होता है ना। yes, तो sir. व्हाट इज हैपनिंग, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, बट अगर वी आर एसोसिएटिंग विद, हाँ कि हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं या हम उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो देयर आर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, स्पेशली जब रिसोर्सेज की कमी होती है। जब रिसोर्सेज अबंडेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर लिमिटेड है तो हम सब अपने अपने ग्रुप के लिए सिक्योर करना चाहते हैं चीजों को। ठीक है, जब गोल हमारा सेम होता है, व्हेन two groups have same goal, but the goal can only be achieved by cooperative interaction, the groups cooperate and thus help each other, producing more favorable intergroup attitude. अब अगर इसको सुलझाने का एक ही तरीका होता है, अगर आप सबका गोल सेम है,
गोल अल्टीमेट सेम है, ठीक है। एंड आपको बोला जाए आप कॉपरेट करके ही उस गोल को अचीव कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है वो किसी एक को नहीं मिलने वाला, लेकिन जब आप दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर इस गोल के लिए काम करोगे तभी आपको ये चीज मिलेगी या ये बेनिफिट होगा, ठीक है। सपोज आपके एरिया में वाटर स्कार्सिटी हुआ है, किसी एक के एप्लीकेशन देने से वाटर स्कार्सिटी एकदम से कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपके पूरे नेबरहुड को सबको जाना पड़ेगा, सबको एप्लीकेशन लिख के साइन करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पता चले बाजू वाली जो नेबरहुड में वहां पे भी इशू सेम है और आप जाते हो अपनी एप्लीकेशन देते हो, वो कहते हैं ये अधूरी है, आप सबकी लेकर आओ पहले। तो यू हैव टू कोऑपरेट विद दी अदर नेबरहुड कॉलोनी ऑल्सो, जहां पहले शायद बात भी ना होती हो, ताकि उन सबका मतलब आप सबका प्रॉब्लम एरिया एक ही है, जाके रिजॉल्व हो जाए वो। तो एट दैट टाइम कंपटीशन नहीं रहता है, कोऑपरेशन होता है। और कोऑपरेशन से ये जो कंपटीशन वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे, वो जो हॉस्टिलिटी, लड़ाई और जो एनिमिटी अराइज हो रही थी, वो डिसॉल्व होने लगती है बाय कोऑपरेशन एंड बाय हैविंग अ कॉमन गोल एट एंड। Okay, for example, there is a famous robbers cave experiment done by Sheriff and his peers. So what they did, उन्होंने स्कूल के बच्चे लिए थे, 11-year-old boys, 20 to 11-year-old boys, और समर कैंप पे उनको ले गए थे। They were divided into 2 groups randomly, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ईगल्स एंड रैटलर्स उनका नाम था। The very first phase was, पहले तो कुछ उनके साथ नॉर्मल बॉन्डिंग एक्टिविटीज हुई, उन्होंने 1-2 दिन टाइम स्पेंड किया, अपना स्विमिंग करा, खेले कूदे, तो देवर बॉन्डिंग विद ईच अदर। अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप 1 बॉन्डिंग विद ईच अदर, ग्रुप 2 अपने अपने मेंबर्स के आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, दैट वाज इन ग्रुप फॉर्मेशन टाइम। देन ग्रुप स्टेज 2 में क्या हुआ, उन दोनों को कंपटीशन में उतारा गया, आपस में टग ऑफ वॉर है, ठीक है, रनिंग कंपटीशन है, ऐसे करके उनसे कॉम्पिटिशन्स कराए गए, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2, राइट। अब इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हुआ, फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ। सिंपली भी तो होता है ना, घर पे जब बहुत सारे फ्रेंड या कजन्स होते हैं और हम गेम खेलते थे, अगर हम टीम में डिवाइड कर लेते थे खुद को, तो लड़ाई नहीं होती दूसरी टीम के साथ, कौन तुम चीटिंग कर रहे हो, हम चीटिंग कर रहे हैं, कौन कर रहा है। Yes, ma'am. हमें हमेशा लगता है दूसरी टीम ही चीटिंग कर रही है, Yes, ma'am. होता था ना, बहुत स्ट्रांगली लगता था उस वक्त। तो वो ग्रुप की वजह से होता था, क्योंकि हम अपने ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो इसलिए दोनों ग्रुप्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कब होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तब होता है जब, अभी बात करी थी, जब गोल ही कॉमन हो जाए उनका और आपस में उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें कोऑपरेट करना पड़े, ठीक है। एट दैट टाइम कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिजॉल्व। आपको अगर बोला जाए कि नहीं, आप मिलकर, अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलकर के ये काम करेंगे तो ही आपको ये टारगेट मिल सकता है, ठीक है। सपोज आपको वो लेना है, कोई डिस्काउंट कूपन लेना है, राइट, आप और बोला गया है कि अगर 10 लोग एक साथ आएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब लेकिन आप हो 5 और एक और ग्रुप है 5। अब पहले तो आपकी इनसे बनती नहीं थी कुछ खास, लेकिन जब आपने इस डील को देखा तो सोचा कि आपस में अगर हम कोऑपरेट कर लें तो दोनों, तो सबको फायदा हो जाएगा, सबको 50% ऑफ मिलेगा। तो वहां पे आप लोगों ने आपस में क्या किया होगा, कोऑपरेट किया होगा। कोऑपरेशन से क्या हुआ, इसको भी फायदा, इसको भी फायदा, और कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो गया। उससे मौका मिला उनको पास पास आने का, बातचीत करने का। और ऐसा भी देखा गया ड्यूरिंग दिस रॉबर्ट वाला एक्सपेरिमेंट, इनिशियली उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब बच्चों को सिर्फ साथ लाके जैसे खाने के लिए बोला कि सब लोग साथ बैठ के खाएंगे, या कुछ और एक्टिविटीज उन्होंने साथ में कराई,
बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट सिचुएशन और बिगड़ गई, क्योंकि जब भी वो एक साथ आते थे ना, एक दूसरे को टॉन्ट करते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज कभी कभी यूज करते थे, ठीक है, तो उससे सिचुएशन बिगड़ गई। तो सिर्फ कॉन्टैक्ट से काम नहीं चला कि इन दोनों को आमने सामने जितना ले आओ या जितना ये लोग टाइम स्पेंड करेंगे साथ में उतना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसे इससे इस अप्रोच से काम नहीं बना। लेकिन जब उन्होंने उनको एक कॉमन गोल दे दिया, जिसको हम सुपर ऑर्डिनेट गोल कह रहे हैं, तो कॉमन गोल जैसे ही मिला और जो वो मिलकर इसकी तरफ काम करने लगे, तब उन्हें एक दूसरे को बेहतर जानने का मौका मिला और उन्हें लगा कि यार नहीं, मैं जैसा इसके बारे में सोच रहा था वो वैसा तो है ही नहीं, ठीक है। तब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने शुरू हुए। दैट वाज द लास्ट स्टेज। ओके, सो दिस थियरी, according to this theory, humans are rational beings acting to maximize their self-interest. Resources which humans seek are limited. Pursuit of scarce resources by rational self-interested actors will necessarily lead to conflict. Obviously बात है, जब हमारे resources कम होंगे तो conflict arise होने के chances ज्यादा रहेंगे, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर जब conflict होता है वो conflict theory का part है। Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Yes. Then you have balance theory. This we have already studied in detail. Balance theory याद है आपको? Fritz Heider balance theory याद है? We have studied it in detail. Yeah, ma'am, little bit. Triangles याद है? Cox triangle. Yeah. If one is associated, A is associated with B, then B associated with C, तो A B C का common relation positive होता है। राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात करी गई थी और बोला गया था जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं that are very very important for psychological harmony as well, right? So if I like you and you like any other person but I don't like that person, so there will be a conflict, मतलब there will be some imbalance, होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपका दोस्त है, बट आपके दोस्त का भी एक दोस्त है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, दिक्कत हो जाएगी ना वहां पे। Yes, ma'am. आप कहोगे या तो तू उससे बात करना छोड़ दे या मुझसे बात करना छोड़ दे, राइट? So this is Yes, ma'am. imbalance. So interpersonal relationships are very very important to achieve that balance. Okay, तो वहां पे पॉक्स मॉडल की बात हुई थी। P is the person to analyze, O is the comparison person, X is the third element जिसकी बात की जा रही है। अब वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई इवेंट भी हो सकता है और कोई आइडिया भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, राइट? It can be any other thing. Okay. So it can be possible to deduce the positive or negative relationship between what each person perceive with another with a certain object. आप देख रहे हो self, object, person. Okay. So they have positive relationship एक दूसरे के साथ, और इसके साथ इसका भी positive है but इसका negative है। ओके, तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा स्टेट। अब यहाँ पे दिस इज नेगेटिव, सेल्फ को ये बंदा पसंद नहीं है, ए इज नॉट लाइकिंग बी, बट बी को ये पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट पसंद है और इसको भी ये पसंद है, ठीक है। तो इवन दैट वोंट मेक सेंस। आप देख सकते हैं देयर आर positive, 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 this is balance. Then negative, negative. याद है मैंने बताया था इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल चलता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस बनाएंगे और ओवरऑल साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये भी बैलेंस रहेगा। और अदरवाइज लॉजिकली भी अगर आप सोचो इसको ये पसंद नहीं है, इसको ये भी पसंद नहीं है, इन दोनों का आपस में पसंद है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ ही नहीं रहा। यानी कि मैं
ना आपको पसंद कर रही हूँ ना ही किसी और को, मतलब जो आपका फ्रेंड है ना आपको पसंद कर रही हूँ, मेरे को आप दोनों की जोड़ी पसंद है ही नहीं, ना मुझे आप पसंद हो ना आप पसंद हो, दोनों में से कोई पसंद नहीं हो, तो कोई प्रॉब्लम क्या है फिर उसमें? कोई, आप दोनों फ्रेंड्स हो लेकिन मुझे दोनों ही पसंद नहीं हो, बट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दिस, राइट? Yes. आर यू Yes, गेटिंग ma'am. दिस? Hmm. Yes, कोई ma'am. कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहा है ना, लेकिन Hmm. समझ आ रहा है Hmm. कॉन्सेप्चुअली Hmm. Yes, ma'am. एवरीवन? Yes. यस मैम। ओके, ठीक है। यस तो जब मैम। भी आपके दो नेगेटिव्स आ रहे हैं ना एक साथ, यानी कि वो बैलेंस होने वाली है। दिस इज शॉर्टकट टू लर्न कि जब भी दो नेगेटिव्स हैं साथ में तो वो बैलेंस्ड ही होगी, ठीक है। एंड whenever there are two positives and one single negative and all the signs are negative, ये सिचुएशन इम्बैलेंस्ड होगी, ठीक है। और तरीका क्या था रिजॉल्व करने का? या तो सपोज लेट्स से हम इसकी बात करते हैं, ए बी सी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो या तो कन्विंस करेंगे हम ए को बी पसंद है, ए को सी पसंद है और बी को सी पसंद नहीं है, तो या तो ए बी को कन्विंस करेगा कि यार सी अच्छा है यार, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, यू लाइक दैट, मतलब अच्छा है, बात तो करके देख अच्छा है बंदा। या तो ए बी को कन्विंस कर लेगा या बी ए को कन्विंस कर लेगा कि सी खराब है, ताकि रिलेशनशिप वापस नॉर्मल हो सके, है ना। एक ए और सी का भी नेगेटिव हो जाए अगर, तो या तो बी ए को कन्विंस करेगा कि सी खराब है या ए बी को कन्विंस करेगा कि सी अच्छा है। दो ही चीजें यहाँ पॉसिबल है। और अल्टीमेटली या फिर वो म्यूचुअल अग्रीमेंट, अग्री टू डिसअग्री कर रहे हैं, फिर ये इम्बैलेंस ही रहेगा। मतलब वो बस ये है कि हाँ डिसाइड कर लिया है, जैसा है वैसा है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव इक्विटी थियरी। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। इक्विटी का क्या मतलब होता है? Equal. इक्विटी इज Equal. इक्वल, ठीक है। इक्विटी इज इक्वल। नाउ व्हाट इज इक्वल यहाँ पे ना? सो इन इक्विटी थ्योरी वी फोकसिंग ऑन costing and the benefits in a kind of bond or relationship। क्या हम कॉस्ट दे रहे हैं और क्या उसके हमें फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ contributions or cost and benefits for each person। It proposes that individual estimate the ratio of what has been contributed to what has been received for both themselves and a chosen referent other। So ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब एट टाइम्स वी टेंड्स टू इवैल्यूएट, जैसे कि आपकी कोई पुरानी दोस्ती है, ठीक है, तो कभी कभी होता है मतलब जहाँ पे दोस्ती टूट जाती है या आगे नहीं कंटिन्यू हो पाती है, ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे, या कुछ ऐसे, हाँ एक्चुअली कुछ रिलेशनशिप्स भी होते हैं ऐसे जहाँ पे लेटर ऑन पीपल थिंक यार हमने कितना दिया था उसके अंदर और हमें बदले में क्या मिला, होता है। लाइक हाउ मच वी हैड Yes, गिवन ma'am. इनटू इट, Hmm. कितना एनर्जी दिया, कितना टाइम दिया, कितना पैसा दिया, सब कुछ किया, और Hmm. बदले में हमें क्या मिला? करते हैं ना इवैल्यूएट एट Hmm. टाइम्स, Yes, ma'am. ठीक है। So equity theory proposes that we consider not only our cost and reward, but the cost and reward of the other person, ठीक है। इसमें लेकिन इक्विटी ये कह रहा है हम सिर्फ अपना नहीं देखते, हम दूसरे का भी इसमें देखेंगे कि दूसरे ने कितना दिया और उसको क्या मिला, मतलब बोथ वेज पूरा देखेंगे हम, ठीक है। अपना Yes, रेशियो ma'am. भी देखेंगे और उसका रेशियो भी देखेंगे, मतलब मैंने कितना दिया और कितना मुझे मिला और उसने कितना दिया और उसको कितना मिला, और फिर उसको कंपेयर करेंगे इस रेशियो को। दिस Hmm. इसमें मैम हम एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम सेम कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो हम उसमें भी देख सकते हैं कि हम अपना कितना कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना हम काम कर रहे हैं डेली और कितनी हमारी सैलरी मिल रही है। राइट, ठीक है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे एम्प्लॉय से कि वो कितना कितना पूरे 8 आवर्स का कितना वो काम कर रहा है पूरे वर्किंग डे अपने हाँ, वर्किंग डेज में और कितना उसको सैलरी मिल रही है, राइट, तब भी हम इक्विटी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, फेयरनेस कितना है, कितना फेयरनेस ऑफ रिसोर्सेज है, हाँ 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 हाँ, कितना यस इनपुट मैम, गया था, कितना आउटपुट मिला कितना है। आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से कि अपना अपना तो हम कर ही रहे हैं बट हम अदर पर्सन का भी कर रहे हैं। राइट, तो उससे क्या होगा ना, अगर सपोज आपने जो भी कहा एग्जाम्पल, उसमें बराबर नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है यार मैंने ज्यादा मेहनत करी है, मिल मुझे हाँ कम रहा हाँ है, किसी हाँ, और ने कम मेहनत करी है, मिल ज्यादा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी परसीव्ड अनइक्वालिटी, आपको लगेगा यस, कुछ इनइक्वालिटी हो रही है यहाँ पे, हाँ हाँ, यस है मैम। ना, हम्म देयर इज समथिंग इनइक्वल यहाँ पे, इनजस्टिस सा हो रहा है, बराबरी का हिसाब किताब नहीं चल रहा है यहाँ पे, राइट। सो हम्म, बैलेंस और इम्बैलेंस ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, अगर इनइक्विटेबल रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि जो इक्विटेबल नहीं है, जैसे अभी आपने कहा ना कि भाई जितना जरूरत था उससे उसके लायक नहीं मिल रहा है, ठीक है, हाँ आपने हाँ, मेहनत बहुत करी है और पैसे कम मिले हैं, हम्म तो क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन, हम्म, रिड्यूस्ड यस मैम, आउटपुट, अगली बार आप शायद मेहनत भी उतनी ना करो फिर, या ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दो, ठीक है। हम्म, बट अगर इक्विटेबल रिवॉर्ड मिलते हैं तो आप कंटिन्यू करते हो काम अपना सेम पेस पे, उतना ही मेहनत करते हो, उतना ही आउटपुट देते हो, राइट। यस मैम, बट अगर जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा मिल ऐसा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू टेंड्स टू वर्क मोर हार्ड, मतलब अगर आपको लग रहा है यार मैंने इतना करा नहीं है जितना मुझे मिल रहा है, तो हो सकता है आप उसको मैच करने के लिए जितना आपको मिल रहा है आप और मेहनत करो, ऑल्दो मुझे ओके, ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, लास्ट में, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ मैम, बट ठीक है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द इक्विटी थ्योरी दे आर सेइंग ना कि कैसे चीजें बैलेंस की जाती हैं। हम्म Ma'am, Okay. in short, equity theory is all about what we get and what we pay. हाँ, what we get and what we have done, या हमारी तरफ से क्या एफर्ट या कॉस्टिंग गई है, Okay, okay. in any manner, Yeah, yeah. and we also compare it with other people, ठीक है, social exchange theory. So this was concept was given by George C. Homans. It proposes that social behavior is a result of an exchange process. अब यहाँ पर भी क्या आता है, हम कॉस्ट और बेनिफिट की बात करते हैं. So the purpose is to maximize our benefit and minimize our cost. मतलब फायदा ही फायदा, नुकसान कम से कम, या इन्वेस्टमेंट कम से कम और बेनिफिट सबसे ज्यादा. So according to this, people weigh potential benefit and risk of their social relationship. When risk outweigh the reward, they will terminate or abandon the relationship. तो कोई रिलेशनशिप, कोई बॉन्डिंग में जब उनको लगता है ना फायदे से ज्यादा खतरा, ज्यादा नुकसान उनको है, तो वो उस रिलेशनशिप से बैकआउट कर लेते हैं. ठीक है, हम जनरली रिलेशनशिप में बेनिफिट्स चाहते हैं एंड वी ट्राई टू सब्सट्रैक्ट द कॉस्टिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन उसकी वर्थ क्या है, मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस रिश्ते के अंदर और कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है. तो बेनिफिट में से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्टिंग है, आप रिड्यूस करते हो और फिर देखते हो क्या बच रहा है, कोई वर्थ है भी कि नहीं, कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं. Cost involve things that you see as negative, such as having to put money. अब सब कुछ है कॉस्टिंग में, मनी, टाइम, एफर्ट, सब कुछ. रिलेशनशिप में आपका एफर्ट कितना है, टाइम कितना है, मनी कितना है. For example, if you have a friend who always borrows money from you and does not repay, this might be seen as a high cost, right? ऐसे friendships you won't continue अगर कोई पैसे लेके चला जाता है और कभी देता ही नहीं है वापस, right? वहां पे क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, कॉस्टिंग ज्यादा है, बेनिफिट निल है.
Benefits are things that you get out of relationships such as fun, friendship, companionship, social support. So it can be in any form. Benefit monetary terms की बात नहीं कर रहे हैं, it can be in any form. ठीक है? So there are 4 stages here. First is sampling. So the couple explore the profit and losses in variety of relationship. तो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम देखेंगे हमारे क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या घाटा, मतलब क्या बैलेंस बनाना है हमें, मुझे क्या फायदा होगा और मेरी तरफ मेरे एंड पे क्या लगेगा रिलेशनशिप पे, मेरा टाइम लगेगा, मेरा एफर्ट लगेगा, लेकिन बदले में आई विल आल्सो गेट फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, समवन टू शेयर, तो इट इज आई गेस वर्थ स्पेंडिंग टाइम, ऐसा. ठीक है. Meaning, the couple cost out the relationship and identify sources of benefit and loss. So again यहाँ पर भी फिर से क्या हो रहा है, बार्गेनिंग. क्या हमें और चीजें बेटर हम कर सकते हैं इसमें, कहाँ पर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कहाँ लॉस कम होगा और कहाँ प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं. Then commitment. The couple settles into relationship and the profit and losses become predictable. तो जब कमिट कर देते हैं तो अब हमें पता होता है क्या प्रॉफिट क्या लॉस आने वाले हैं एक रिलेशनशिप के ड्यूरेशन में. ठीक है. एंड देन द इंटरेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड कपल सेटल्स डाउन. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. सो यहाँ पर व्हाट विल हैपन, फाइनली द कपल दे आर रेडी टू सेटल डाउन. एक इंस्टीट्यूशन में दे, इंस्टीट्यूशन से मतलब है यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर दे, जैसे कि इफ समवन गेट मैरिड, ठीक है, तो वो भी इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट है, राइट. तो वहां पर दे जस्ट गेट रेडी टू ऑल दीज कमिटमेंट्स. दिस इज एग्जाम्पल. यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉस्टिंग है of a relationship, of getting into a relationship. The person has to work hard, earn more money, and the benefit part is this, no time. So here you can see the cost is not equal to benefit. Costing तो हो रही है पर शायद benefit उतना जो imagine था वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे relationship will get weaker, right? But in this part, if the costing is this, but along with that benefit is also this, ठीक है, इस तरीके का कुछ, तो जहाँ पे if cost is equivalent to benefit, at that time relationship will grow stronger. All this is part of social exchange theory. Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then we have minimal group experiment. So minimal groups क्या होते हैं? So it is the minimal criteria, the basic criteria that we tend to favor others who are categorized in the same group as ourselves compared to those categorized as members of a different group. क्या मतलब हुआ इस बात का? जब हम किसी बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे ग्रुप बना देते हैं, जैसे वही है ना, जेंडर ग्रुपिंग कर दिया, मेल फीमेल ग्रुपिंग कर दिया हमने, मिनिमल क्राइटेरिया लेके हमने ग्रुप बना दिया और उसके बेसिस पे हम फेवर कर रहे हैं. मैं फीमेल हूं तो आई एम फेवरिंग ओनली गर्ल्स, ओनली फीमेल. तो जो मेरी कैटेगरी के लोग हैं मैं सिर्फ उनको फेवर कर रही हूँ एज कंपेयर टू दूसरी कैटेगरी के लोग, एज कंपेयर टू दूसरे जेंडर के लोग. ठीक है. तो इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए थे. बेसिकली द एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय हेनरी ताजफेल and it investigated the minimal conditions required for discrimination to occur between the group. तो किस बेसिस पे या क्या मिनिमल कंडीशन है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? सो बेसिकली इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट रियलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. जो अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी थी, रॉबर्ट्स का केव एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसी के रिएक्शन में ये मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट क्रिएट हुए थे. So earlier, the conflict theory considered that conflict of interest between group are a necessary condition for discrimination to occur. तो वो क्या कहती है? Conflict of interest होना चाहिए आपस में, should be interest में conflict, मेरा कुछ और इंटरेस्ट है, आपका कुछ और इंटरेस्ट है, तभी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा. लेकिन
टर्नर और ताजफेल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, दे शोड दैट there mere act of individuals categorizing themselves as group member was sufficient to lead them to display in group favorism. सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट में इतना पता चला कि सिर्फ कैटेगरी करने से, सिर्फ लेबलिंग करने से कि मैं फीमेल ग्रुप की हूं और वो मेल ग्रुप का है, सिर्फ कैटेगराइजेशन से, सिर्फ लेबलिंग से ही वो डिस्क्रिमिनेशन, वो बायसनेस जनरेट हो जाती है। अपने ग्रुप के मेंबर्स को फेवरेटिज्म करने का, सपोर्ट करने का इंटेंसिटी बढ़ जाता है हमारा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली उन्होंने पाया। ओके, सो अगेन यहाँ पर फिर से एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए थे, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप एक्सपेरिमेंट, 64 school boys between the age of 14 to 15, they were taken. They were divided into groups of 8. All the boys knew each other well before the experiment, but randomly उनको divide किया गया और categorize किया गया। ठीक है? The boys were told that psychologists were interested in study of visual judgment, and 40 cluster of varying number of dots were flashed onto the screen. Boys were asked to estimate the number of dots in each cluster. ठीक है? तो बच्चों को फिर कैटेगरीज में बांटा गया उनके आंसर्स के बेसिस पे, फीडबैक के बेसिस पे, एंड दे वर टैग्ड एज, कुछ को ओवर एस्टिमेटर ग्रुप में डाला और कुछ को अंडर एस्टिमेटर ग्रुप में डाला। यानी कि कुछ बच्चों ने डॉट्स जितनी थी उससे ज्यादा बताई और कुछ बच्चों ने डॉट्स जितनी थी उससे कम लो। तो एक को अंडर एस्टिमेटर ग्रुप में डाल दिया, एक को ओवर एस्टिमेटर, ऐसे करके बॉयज को डिवाइड कर दिया। ठीक है? या एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट, पुअरली एक्यूरेट, ऐसी कैटेगरीज में बॉयज को डिवाइड कर दिया था। एक मिनट, आई हैव नोट्स हियर। Okay, I will send you this PDF also, minimal group का। So the result was basically यहाँ पे ओके, अभी हमने यहाँ तक समझा था इस बात को कि उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, अंडर एस्टिमेटर, ओवर एस्टिमेटर करके, राइट? उसके बाद द बॉयज वर आस्क्ड टू गिव रिवॉर्ड्स ऑफ रियल मनी। उनको ना कुछ पैसे, रियल मनी रिवॉर्ड देने को बोला बच्चों को। ठीक है? उनको नहीं पता था कौन ओवर एस्टिमेटर है, कौन अंडर एस्टिमेटर है। ठीक है? उनको बस बोला कि आपको अब रिवॉर्ड देना है, आपको जो लगता है कि जिसने सही जवाब दिया हो या कुछ इस तरीके का। ठीक है? हाँ, लेकिन उनको ये जरूर बता दिया गया था इन बच्चों में से कौन सा बच्चा आपके ग्रुप का है, कौन सा बच्चा आपके ग्रुप का नहीं है। इन ग्रुप आउट, तो बेसिकली हुआ क्या रिजल्ट के वक्त, जो बच्चे आपके खुद के ग्रुप के, जो इन ग्रुप के बच्चे थे, उन्हीं बच्चों को बॉयज ने ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा मनी एलोकेट किया टू द इन ग्रुप मेंबर्स ओनली। तो ये देखा गया कि कैसे उन्होंने इन ग्रुप को सपोर्ट किया, फेवर किया, बिना जान पहचान के, जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं पता किसने आंसर क्या दिया है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि वो इन ग्रुप मेंबर्स थे, उनको उन्होंने पैसे ज्यादा दिए। सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे। सिमिलरली एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया था। 3 न्यू ग्रुप्स ऑफ 16 बॉयज वर टेस्टेड। 3 नए ग्रुप बनाए थे। This time they were divided into group based on the artistic preferences. ठीक है? The boys were shown 12 paintings. The boys were then randomly told that they had preferred either Klee or Cleansed Sky. मतलब 2 बंदों की पेंटिंग थी और उनको बोला दोनों में से एक आपको चूज करनी है। ये 2 पेंटिंग्स है जो आप देख सकते हो। ठीक है?
Batchfeld then asked boys to fill out similar set of reward booklets to first experiment. In this experiment, he was interested in which of the three variables would have greatest effect: maximum joint profit, largest possible reward to in-group, or maximum difference. I'll just show you. अब उन्होंने बोला था, बुकलेट बांटी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद, पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और उन्होंने बोला इस रिवॉर्ड बुकलेट को आपको फिल करना है, और 3 वेरिएबल्स रखे उन्होंने. एक तो ये, इस पे greatest effect on the boys' choices, giving the largest reward to members of both group, कि दोनों ग्रुप को रिवॉर्ड देना है, गिविंग लार्जेस्ट रिवॉर्ड टू मेंबर ऑफ इन ग्रुप को ज्यादा देना है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम डिफरेंस, गिविंग द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस रिवॉर्ड, यानी कि दोनों ग्रुप्स के रिवॉर्ड में बहुत अंतर होना चाहिए, यानी कि अपने ग्रुप को ज्यादा फेवर करना, इसमें ज्यादा फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है और इन ग्रुप फेवरेटिज्म भी ज्यादा है इस ऑप्शन में. तो जब रिजल्ट आया तो पता चला सबने ज्यादातर लास्ट ऑप्शन को चूज किया था. दे ऑल प्रेफर्ड कि जो इन ग्रुप फेवरेटिज्म है वो होना चाहिए और बहुत मैक्सिमम डिफरेंस रहना चाहिए ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, रिवॉर्ड में दोनों ग्रुप्स के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस रहना चाहिए. सो दे ऑल अग्रीड ऑन दैट पॉइंट. तो अगेन द कंक्लूडिंग रिमार्क इज दैट ओनली कि भाई सिर्फ कैटेगरी बना देने से इन ग्रुप आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हो जाता है, इजीली ट्रिगर हो जाता है. जस्ट बीइंग टैग्ड एज कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर है, तो जब हम एसोसिएट करते हैं खुद को इन ग्रुप के साथ, तो हम आउट ग्रुप के प्रति हमारा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑन हो जाता है. दैट्स द ओनली थिंग दे वांट टू कंक्लूड यहाँ पे, ठीक है. इज इट फाइन टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so we are done with all the theories, and now we are left with pro-social behavior, few more topics from conflict and cooperation, and then one last topic of applied social psychology, जिसमें हम law and other कुछ scenarios के बारे में पढ़ेंगे, and then finally we'll have the mock tests. Okay, so we'll wind this up within or 2-3 days में हमारा खत्म हो जाएगा. I'm going slow rather than doing lot of stuff in a single day, ठीक है, ताकि ना मेरे ऊपर लोड पड़े ना आपके ऊपर समझने में ज्यादा लोड पड़े. Okay, I hope this is fine with everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But ma'am, कब होगा मैम मॉक टेस्ट, डेट? क्या चीज? मैम मॉक